बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर हुई है 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़। वो दरख्वास्त पढ़ने के काबिल है और उसमें सबसे जो अहम पॉइंट है वो है आर्टिकल 239 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है 26वीं यानी तरमीम को। बहुत अहम नुक्ता है। सलमान अकरम राजा साहब और समीर खोसा एडवोकेट साहब ने यह दरख्वास्त तैयार की है। मैं नहीं कह रहा, कई साफ़ी चूँकि आप कहेंगे कि सलमान अकरम राजा साहब और चूँकि ये हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, तो इस वजह से हम इज़्ज़त करते हैं। नहीं, सीनियर साफ़ी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है वो एक मास्टर पीस है। दो तीन चीज़ें हैं। वैसे तो वो पूरी दरख्वास्त पढ़ने के काबिल है और 32-33 सफ़ात पर मुश्तमिल वो दरख्वास्त है। दो तीन चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा अभी आज ज़िमनी इलेक्शन था तो उसमें एक नतीजा मुझे मौसूल हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने भेजा है, ऑफिशियल फॉर्म है जो इलेक्शन और प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से जारी किया गया, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन ने बिल आखिर 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया है और वकला तहरीक खुदा खुदा करके शुरू होने लगी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 6-6.5 महीनों के बाद इद्दत निकाह केस में जो अपील अगेंस्ट एक्यूटल है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और ये 13 जुलाई का फ़ैसला है। 13 जुलाई का फ़ैसला 27 जनवरी को मुकर्रर हुआ है और वो भी 26वीं यानी तरमीम के तहत जो तैनात जज हैं उनकी अदालत में मुकर्रर हुआ है आज़म ख़ान। और इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज़म ख़ान साहब जब पहले सिविल जज नसरो मिनल्ला ने सिविल जज ने इस इस्तग़ासा को जब वो एक आम शहरी की जानिब से दायर किया गया था, खावर मानिका वाला नहीं, खावर मानिका से पहले जो एक आम शहरी की जानिब से दायर किया गया था, उसको जो सिविल जज थे, मजिस्ट्रेट थे नसर मिनल्ला, उन्होंने ख़ारिज किया, नाकाबिल समाअत करार दिया। रिवीजन गई इस जज के पास, उस वक्त आज़म ख़ान सेशन जज थे। आज़म ख़ान ने वो जो केस था उसको काबिल समाअत करार दिया। जब काबिल समाअत करार दिया तो उसके बाद उसने वापस ले लिया। वही गवाह, वही वकील मुदई तब्दील हो गया और मुदई बन गया खावर मानिका। फिर जो तमाशा लगा रहा, फिर ये जज शाहरुख अजमत का भी 3 महीने केस सुनने के बाद फ़ैसला महफूज करके फिर उन्होंने केस ट्रांसफ़र कर दिया। फिर जज अफजल मजोका ने उनको बरी किया था। अब उस बरीयत के ख़िलाफ़ हमारा कानून ये कहता है कि आप जब कोई फ़ैसला, जैसे मैंने आपको बताया अकील अब्बासी साहब ने नीचे वो केस सुना था और उस केस के ख़िलाफ़ मामला आया जब सुप्रीम कोर्ट में, तो अकील अब्बासी साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं बने। ये बड़ी लिखी पड़ी बात है। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे कानून में अपील अगेंस्ट एक्यूटल का कोई स्कोप ही नहीं है। आप समझें कि अगर 100 में से 95% अपीलें जो एक्यूटल के बरीयत के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं ना, उसका स्कोप ही कोई नहीं है। आप इसको ये समझे ही नहीं कि ये कोई ऐसी अपील है जो अगेंस्ट कन्विक्शन है और अपील मंजूर हो जाए और कन्विक्शन कलअदम हो जाए। जो बरीयत के ख़िलाफ़ अपील है उसकी कोई जो आप कह सकते हैं कि लीगल उसका स्कोप नहीं होता और बहुत कम, बहुत रेयर केसेस 95 जो 5% की मैं बात कर रहा हूँ कि 95% खारिज होती हैं और कोई 5%, वो भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, बड़े खुले दिल से कह रहा हूँ कि 5% शायद कभी कोई बड़ी ग्राउंड हो तो ऐसी अपील को इंटरटेन किया जाता है। लेकिन जब आप डिज़ाइन को देखते हैं तो फिर आप ये समझते हैं कि पिछले इतने लंबा अरसा से कौन सा काम है जो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। एक वकूआ है तोशा खाना का, एक कॉज ऑफ एक्शन है और उसके ऊपर चौथा मुकदमा दर्ज है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो जब ये मामलात हों, जब आइन के आर्टिकल 13A की खिलाफ वर्जी में, जब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ वर्जी में सारा कुछ हो रहा हो, तो वहाँ फिर आप क्या तवक्को करते हैं किस कानून की, किस अदालती फ़ैसलों की, किस अदालती निज़ाम की। यहाँ तो जिनको पसंद नहीं है वो 8 जज, आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हो उसको नहीं कोई मानता, तो बाकी तो फिर बात ही। और एक मजिस्ट्रेट के फ़ैसले के ऊपर साबिक़ वज़ीर आज़म को पकड़ने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले चले जाते हैं। तो ये तो एक हमारे मुल्क का निज़ाम है और इस वक्त तो एक अलग ही निज़ाम है। खैर, वो जज एडिशनल बना 26वीं तरमीम में हुकूमती वोटों से और अब वो केस सुनने जा रहा है जो कई महीनों से वो अपील नहीं लग रही थी। जैसे एडिशनल जज है, दूसरा हफ्ता शुरू होने वाला है उनका ओहदा हासिल किए और एडिशनल जजेस जो मुस्तकिल भी नहीं है
उनके पास एक केस तोशाखाना बरीयत का लग गया, उसके पास जो दूसरे जज साहब हैं मिनहाज साहब, और एक जो बरीयत के अक्यूटल है वो लग गया जनाब। और जो अभी 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलें हैं वो डिवीज़न बेंच में लगेगा, उसमें आमिर फ़ारूक के साथ वही अमीन मिनहाज साहब होंगे। तो ये एक हमारा निज़ाम है। और अगर किसी को कोई शक भी था ना 26वीं तरमीम से मुतल्लिक या जजेस की तैनाती से मुतल्लिक, तो ये ऐसे ही मामलात, जैसे अगर आप लोअर कोर्ट्स की बात करते हैं मातहत अदलिया की किस तरीके से फ़ैसले आए, तो क्या उन फैसलों को कोई अवामुन्नास सहाफ़ी हमारे जो वकला हैं जब पढ़ा लिखा तबका वो उनको मानता है? वो भले जितनी उसमें ग्राउंड्स दे दें, वो सबको पता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले पता होता है कि ये क्या होना है, और उसी तरीके से निज़ाम को आगे बढ़ाया जा रहा है और बेहतरी की बजाय चीज़ों को गंभीर किया जा रहा है। तो कल आज़म खान साहब समाअत करेंगे। अब मेरे होना तो ये चाहिए, अगर हम रूटीन की बात करें, प्रोफेशनल, अगर हम अपना एक्सपीरियंस की बात करें, तो जैसे ही जज साहब के पास केस है तो जज साहब उसको चीफ जस्टिस साहब को फ़ाइल भेज दें कि जनाब चूँकि मैं ये सुन चुका हूँ, चीफ जस्टिस साहब भले उनको फिर अमीन मिनहाज साहब के पास भेज दें। तो खैर यहाँ से चला जाए। लेकिन देखना ये है कि अगर डिज़ाइन को देखें तो फिर लगता है कि जनाब ही समाअत करेंगे और जनाब इस केस को आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन ने 1 फरवरी को आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार के सदूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में वकला ने इजलास किए। कुछ काली भेड़ें वकला में भी थीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वकला ने इन भेड़ों को मुस्तरद किया है। अब वकला की तहरीक शुरू होने वाली है। हम 1 फरवरी को मुल्क भर के वकला को दावत दे रहे हैं। सदर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट का कहना था कि हम बताएंगे वकला जाग रहे हैं और किसी को ज़्यादती की इजाज़त नहीं देंगे। हम वकला की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल और सज़ाओं की मज़म्मत करते हैं। जिसने इस मुल्क में आइन और कानून के ख़िलाफ़ जो भी इक़दाम उठाए उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। सदर लाहौर बार एसोसिएशन चौधरी मुबशर रहमान ने कहा कि 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। जो 26वीं तरमीम है वो आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। हम इस मामले पर जिदोजहद करेंगे। इस तरमीम से इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है। चूँकि वकला आइन और कानून के मुहाफ़िज़ हैं, हम 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जिदोजहद करेंगे। 1 फरवरी को आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन है और उस दिन से तहरीक के आगाज़ का भी ऐलान कर दिया है मुबशर चौधरी, जो हाल ही में सदर बने हैं लाहौर बार एसोसिएशन के। क्योंकि पहले सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट बार थी PTI हमायत याफ्ता, अब लाहौर बार भी PTI हमायत याफ्ता है। तो अब जो चूँकि असल पावर है लाहौर बार के पास, जो वकला पावर है, तो अब उनकी जानिब से कहा गया कि 1 फरवरी ना सिर्फ एक मुल्क गिर कन्वेंशन होगा बल्कि तहरीक का आगाज़ भी लाहौर से शुरू किया जाएगा 1 फरवरी को। ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अब मैं आपको मुख्तसर बता दूं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन है, ये पिटीशन में जहाँ पे बाकी कई नुकात उठाए गए हैं और उसमें बताया गया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का भी बताया गया है। उसमें आर्टिकल 63A का जिस तरीके से बेंच फैज़ ईसा ने बना के जो मुनहरफ होने वालों का रास्ता खोला वो भी बताया। PTI के 5 लोग मुनहरफ हुए वो भी बताया। मैंगल के 2 लोग मुनहरफ हुए वो भी बताया। किस तरीके से दबाव हुआ वो भी बताया। ये भी बताया गया है कि किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। ये भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हुआ। ये भी बताया गया कि भाई फुल बेंच बनाएं। ये भी कहा गया है कि भाई आइनी बेंच जब खुद बेनिफिशरी है तो वो कैसे केस सुन सकता है। ये बताया गया कि 18वीं और 21वीं तरमीम के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट बना था, तो ये 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी फुल कोर्ट बनना चाहिए। तमाम की कोई ऐसी चीज़, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट जजेस जो नंबर बढ़ाए जा रहे थे उसको भी चैलेंज किया है। जुडिशल कमीशन के फैसलों को भी चैलेंज किया है। जजेस की तैनाती को भी। एवरीथिंग बहुत खूबसूरत जो है वो ड्राफ्ट है। अब एक जो पॉइंट उठाया गया है, अच्छा उन्होंने कहा है इसी पॉइंट में वो भी चीज़ सामने आ जाएगी, और वो ये है कि जनाब आइन का जो आर्टिकल 239 है, आर्टिकल 239 1 and 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 239 1 और 2 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि आ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मस्ट बी पास बाई नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। अब वो कहते हैं कि जी आइनी तरमीम होनी थी 2/3 अक्सरियत से, 2/3 अक्सरियत ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप की बात की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि जो उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनकी अक्सरियत 2/3 अक्सरियत नहीं, टोटल मेंबरशिप का कहा जा रहा है। आइन की तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत ऑफ दी टोटल मेंबरशिप। वो कह रहे हैं कि जब टोटल मेंबरशिप की 2/3 अक्सरियत चाहिए थी तो टोटल मेंबरशिप तो मौजूद ही नहीं थी।
11 सेनेटर नहीं थे, इसी तरीके से 25 से ज़ायद जो रिज़र्व सीट्स वाले नहीं थे नेशनल असम्बली में, तो टोटल मेंबरशिप जब मौजूद नहीं थी तो वो आईनी तरमीम कैसे हो सकती है। बहुत बड़ा पॉइंट जो रेज़ किया गया है कि 26वीं आईनी तरमीम आर्टिकल 239 की खिलाफ वर्जी में बनाई गई है। ये इतना बड़ा पॉइंट है कि यही काफ़ी है इसको कलअदम करार दिलवाने के लिए। अब मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुना दूँ। Article 239, sub-article 1, sub-article 2 of the Constitution mandate that a constitutional amendment must be passed by not less than 2/3 of the total membership of each house of parliament. This requirement is from the ordinary legislative process, जो आम कानून साजी का प्रोसेस होता है उससे इसको अलग करता है। ना सिर्फ 2/3 मेजोरिटी बल्कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस rather than the simple. The text requires that the total membership of the house be achieved and a 2/3 majority of the said house can only then obtained. कि जब तक टोटल मेंबरशिप मौजूद नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तो उसका दो तिहाई कैसे निकाला जा सकता है। वेयर द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस हैज़ नॉट बीन अचीव्ड ड्यू टू द इलेक्शन कमीशन फेलियर टू कंप्लीट द हाउस बाय एलोकेटिंग रिजर्व सीट्स एंड होल्डिंग इलेक्शंस इन द सेनेट फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, द नेसेसरी प्री रेक्विजिट इन पासिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट मेट। जब वो ही नहीं पूरी की तो उसके बाद कौन सी 26वीं तरमीम। ये इतना बड़ा पॉइंट है कि अगर बाकी भी सारे बड़े अहम पॉइंट है, लेकिन ये आर्टिकल 239 को जो जिसका ये 3 पैराग्राफ हैं, अभी टाइम नहीं है मैं आपको सारा क्या बताऊं, 3 पैराग्राफ हैं और 3 पैराग्राफ में आर्टिकल 239 को डिस्कस किया गया है कि भाई जो रिक्वायरमेंट थी, ये भी कहा है कि जो अमेंडमेंट है उसके लिए पहले ड्राफ्ट आता है, कई महीने डिस्कशन होती है। वो कहते हैं इस पर डिस्कशन ही नहीं हुई, रात शाम 5 बजे सेनेट से मंजूर हुआ, रात 12:03 पे कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, उसी दिन सदर मंजूर करता है, उसी दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। कोई अजीब ही कोई तमाशा हुआ। ये सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, अब आखिर में मैं आपको बता दूं, ये जो बलूचिस्तान में डिवीज़न है लोरा लाई, और वो जो डिवीज़न है उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और बार खान से इनका ताल्लुक़ है, हमारे दोस्त हैं एहसन अयाज खितरान एडवोकेट, उनकी जानिब से ये शेयर किया गया है। आज 25 जो है वो अज़ला में ज़िमनी इंतखाबात थे, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात बलूचिस्तान में। दूर दराज अभी तक नताइज नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। और ये जनाबे वाला मोहम्मद समद जो है ना, इसका नाम है, जो यूनियन कौंसल है उन्होंने लिख के भी भेजा हुआ है, उसमें बेहतर पढ़ा जाएगा। यूनियन कौंसल है समंद खान, वार्ड नंबर 4 है, ज़िला है बारखान बलूचिस्तान। वहाँ नून लीग और सरदार अब्दुर्रहमान ग्रुप को शिकस्त हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो 309 वोट लेके जीते हैं। ये दूर दराज बलूचिस्तान का एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे शायद कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप गई ना हो। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि दूर दराज के इलाके में बल्दियाती इंतखाब हुआ, उसमें जो यूनियन कौंसिल का इंतखाब था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाज़ खान थे वो 309 वोट लेके कामयाब हुए हैं, जबकि जो मुखालिफ उमर खान थे जो नो लीग के और अब्दुर्रहमान ग्रुप है वहाँ पे मकामी उसके उम्मीदवार थे, वो इलेक्शन हार गए हैं ज़िमनी इलेक्शन। ये पहला नतीजा, अभी बाकी नताइज भी आ रहे हैं, चूँकि वहाँ पे दूर दराज के इलाके हैं तो वहाँ उस तरह जो कनेक्शन का, इंटरनेट का बहुत सारे मसाइल, और फिर चूँकि वहाँ हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि दूर दराज के वो गांव जहाँ तक आज तक पीटीआई की लीडरशिप भी नहीं गई होगी, वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम पे वहाँ का जो उम्मीदवार था वो इलेक्शन जीता है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी जो तफसीलात हैं वो पब्लिक की हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।